हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोनू और आप देख रहे हैं सिल्वर लाइट एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जैसा कि हम स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, और इसका ही आज हम पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इस आज की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं हम। तो आज हम सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग का वीडियो नंबर 2 देखेंगे। पार्ट 2 है ये। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद ये वीडियो पूरा देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो सॉलिड स्टेट है। ओके, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम इन 5 स्टेट्स को समझेंगे अच्छे तरीके से इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था क्या होता है, कैसे होता है, जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है सॉलिड स्टेट, है ना। क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाट इज सॉलिड स्टेट या डिफाइंड सॉलिड। ठोस क्या है या ठोस को परिभाषित करें, ये आपका क्वेश्चन बनता है सॉलिड स्टेट पे, है ना। तो जानिए क्या होता है सॉलिड स्टेट। देखिए यहाँ पे इसके 4 डेफिनेशन लिखे हुए हैं, जिसमें से आपको चारों याद होना चाहिए। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि ये है क्या, चारों डेफिनेशन किस तरह से बनाई है। ओके ना। लेकिन अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन आता है, मतलब पेपर में आपके क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉलिड, तो आपको फर्स्ट वाला इसका आंसर लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, बाकी आपको जो है ना इसका ये प्रॉपर्टीज एक तरीके से आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको सॉलिड के बारे में लिखना है, एक्सप्लेन करना है उसको अच्छे से, तो आपको ये 4 पॉइंट वहाँ पे लिखने होंगे। ओके, देखिए पहला पॉइंट क्या है। दैट मैटर विच हैव फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप इज कॉल्ड सॉलिड। जिस पदार्थ में स्थिर द्रव्यमान, आयतन और आकृति होती है उसे ठोस कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, है ना। इसका तीनों चीज फिक्स हो, मास भी, वॉल्यूम भी और शेप भी, है ना। द्रव्यमान भी, आयतन भी, उसकी आकृति भी, वो क्या होगा, सॉलिड होगा। सेकेंड बात क्या कहा गया है, दैट मैटर विच हैव हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज इज कॉल्ड सॉलिड। वह पदार्थ जिसमें उच्च घनत्व हो और जो फैलता नहीं हो उसे ठोस कहा जाता है ना। जिसकी डेंसिटी हाई हो और जो कभी फैलता नहीं हो। जैसे पानी को हम जमीन पे गिरते हैं तो फैल जाता है ना, पर क्या सॉलिड को हम जमीन पे रखते हैं तो फैल जाता है वो? नहीं, इसको जहाँ रखते हैं वो हो जाता है। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी होगी इसकी। चलते थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या है इसकी। दैट मैटर विच हैव इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इज कॉल्ड सॉलिड। वह पदार्थ जिसमें आकर्षण का अंतरकण बल अत्यधिक हो ठोस कहलाता है। ये क्या दोस्तों, देखिए कोई भी मैटर होता है ना, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो सब क्या होता है, पार्टिकल के बने होते हैं ना। तो पार्टिकल के बने होते हैं तो उनके पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहते हैं। मैंने वहाँ बताया था आपको कि उनके बीच में आकर्षण बल होता है, इंट्रैक्शन बल फोर्स होता है उसके अंदर ना, इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे जो होता है ना वो फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है। किसमें, सॉलिड में। सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है ना, अट्रैक्शन फोर्स, वो बहुत ज़्यादा, बहुत हाई होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है ना। लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में उससे भी कम होता है। समझ में आपको कि अंतरकण बल अत्यधिक होता है किसमें, ठोस में। अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, सबसे ज़्यादा होना। नाउ फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है इसका। दैट मैटर विच पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड इज कॉल्ड सॉलिड। वो मैटर जिसका जो पार्टिकल है ना बहुत ज़्यादा पास हो, उसको भी हम सॉलिड कह सकते हैं। दोस्तों ये पास क्यों होता है, क्योंकि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो खींच के एक दूसरे क्या करते हैं, पास ले आते हैं ना। अट्रैक्शन पावर है, सबको अट्रैक्ट करता है वो, तो पास आ जाता है, ठीक है ना। तो मीन सॉलिड के जो पार्टिकल होंगे ना वो पास होते हैं, हमेशा बहुत क्लोजली होते हैं। ओके, हिंदी में क्या लिखा है इसको, वह पदार्थ जिसके कण एक दूसरे के अत्यधिक पास होते हैं ठोस कहलाते हैं। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टी है जो आपको सॉलिड के लिए याद करना होगा। आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल देखिए कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये आप देख पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। इस तरह से अरेंज होते हो, ठीक है ना, लेकिन इसके बीच में भी स्पेस होता है। आप व्हाइट शेप में देख रही हो स्पेस, है ना, जो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भले वो अरेंज कर दे उसको अच्छे से, लेकिन वो क्या है, स्पेस जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक है। इनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन स्पेस है पर बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो ये था आपका सॉलिड स्टेट। तो यहाँ से आपको सॉलिड स्टेट समझ में आ गया होगा कि आप इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है।
ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टी है ना। अब चलते हैं हम लिक्विड स्टेट के ऊपर। देखिए उससे पहले इसकी कुछ एग्जाम्पल जान लीजिए। देखिए सॉलिड स्टेट के कुछ एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देखिए, ब्रेक, कॉइन्स, आयरन बार जो होते हैं अपना है ना, लोहे की रोड होती है ना, उसे बोलते हैं आयरन बार। बनाना, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बनाना मीन्स ओके, ठीक है ना, ऑल थिंग्स। रॉक, सैंड्स, ग्लास, एल्युमिनियम फॉयल, जैसे आप इसमें आप अपने रोटी वगैरह, ब्रेड्स वगैरह को आप लपेटते हैं ना, वो वाला। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं सॉलिड के। आप अपने मन से कुछ भी, जरूरी नहीं कि आप यही एग्जाम्पल लिखे उसके, कुछ भी लिखिए आप, पेन, कॉपी, मोबाइल, लैपटॉप, ओके, जो आपका मन करे, वो सब क्या है, सॉलिड है। आपको कम से कम 5-6 एग्जाम्पल लिखने हो सकते हैं अगर आपको डिफाइन किया करने के लिए बोला जाता है अच्छे से, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है कि डिफाइन सॉलिड स्टेट, और क्वेश्चन है 4 नंबर का या 3 नंबर का, तो आपको अच्छे से उसको डिफाइन करना होगा, साथ में 3-4 उसके एग्जाम्पल लिखने होंगे। ओके, देखिए यहाँ से अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैंने आयरन बार लिया, देखिए, और आयरन बार के पार्टिकल्स को शो करता हूँ। ये आयरन बार है और उसके पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं उसके पार्टिकल जूम करता हूँ इस तरह से दिखाई देंगे ना, ये उसके पार्टिकल है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक आयरन बार है ना। इसके पार्टिकल को जब मैंने जूम किया, देखिए जूम किया हमने ना, तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये दिखाई दे रहा है नहीं, ये क्या है, उस आयरन बार के किसी एक एरिया को हमने जूम किया है, तो उसके पार्टिकल कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं, तो ये है। ओके, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि किस तरह से इसके पार्टिकल दिखाई देते हैं ऐसे, ठीक है ना। रियल में एक आयरन बार है, उसके छोटे से पार्ट का हम जूम करते हैं तो हमें इस तरह से इसको पार्टिकल दिखाई दिए, और इसके पार्टिकल कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। अब यहाँ आप बोलेंगे स्पेस नहीं दिखाई देता सर हमको, लेकिन स्पेस होता है। अब इसका अरेंजमेंट इस तरह से देख रहे हैं हम इसको कि नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको हम घुमा के देखते हैं तो दिखाई देता। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया यहाँ से कि क्या है सॉलिड स्टेट। चलते हैं लिक्विड स्टेट। देखिए इस लिक्विड स्टेट क्या होता है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विड स्टेट, है ना। व्हाट इज लिक्विड, डिफाइन लिक्विड। द्रव क्या है और द्रव को परिभाषित करें। तो इसके भी 4 डेफिनेशन यहाँ लिखे हुए हैं, मीन्स इसके 4 प्रॉपर्टी है ये, और इसको हम डिफाइन करेंगे एक एक करके। देखिए फर्स्ट जो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या है, देखिए, दैट मैटर विच हैव नॉट फिक्स्ड शेप। इसका शेप जो है ना वो फिक्स नहीं है, बट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड लिक्विड। शेप फिक्स नहीं होगा, लेकिन जो वॉल्यूम है और जो मास है ना वो फिक्स्ड होता है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड। वह पदार्थ जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है लेकिन निश्चित आयतन और द्रव्यमान है उसे द्रव कहते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 1 लीटर वाटर है, ओके, अगर उसको मैं एक स्फेरिकल बॉटल में डालता हूँ, स्फेरिकल बॉटल में, ठीक है ना, उसमें अगर डालूंगा तो उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अगर उसको मैं सिलेंड्रिकल बॉटल में उसको डालता हूँ तो उसका शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, है ना। अगर उसको मैं गोलाकार डब्बे में डालूंगा तो उसका शेप क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। अगर उसको मैं बेलन वाले बोतल में डालूंगा, बेलन आकार के बोतल में, तो उसका शेप कैसा होगा, बेलन आकार हो जाएगा। तो मीन्स जो लिक्विड होता है ना उसका शेप फिक्स नहीं होगा, जो उसकी आकृति है, जो उसका आकार है वो क्या होगा, फिक्स नहीं होता। लेकिन बाकी 2 चीज, जो उसका आयतन है और द्रव्यमान है ना, वो हमेशा फिक्स रहता है, निश्चित है ना, कि जैसा है जितना है उतना ही रहेगा। अगर मेरे पास 1 लीटर वाटर है, अगर मैं उसको किसी और बर्तन में रखूंगा, क्या उसका वजन घट के आधा लीटर हो जाएगा या 2 लीटर हो जाएगा, नहीं, उसका वजन जितना है ना उतना ही रहेगा। अगर उसका द्रव्यमान 1 किलो है तो द्रव्यमान 1 किलो ही रहेगा। आया समझ में। तो ये था आपका पहला डेफिनेशन। देखिए सेकेंड डेफिनेशन में क्या कहता है, दैट मैटर इन विच हैव डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज इज कॉल्ड लिक्विड। देखिए अभी हमने पढ़ा था सॉलिड के केस में क्या, कि उसकी डेंसिटी बड़ी हाई होती है एंड जो वो डिफ्यूज नहीं होता कभी भी। देखिए यहाँ पे लेकिन क्या है, जो आपका लिक्विड है उसका जो डेंसिटी होता है वो लो होता है, ओके, और ये सॉलिड की अपेक्षा जो है ना काफ़ी लो होगा, और इसकी ये डिफ्यूज भी कर जाता है, नीचे फैल जाता है। देखिए हिंदी में क्या बोलता है इसको, वह पदार्थ जिसमें घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है और
फैल सकता है, द्रव्य कहलाता है ना। मीन्स ठोस से कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है लेकिन ठोस से कम है। जो सॉलिड है ना उससे डेंसिटी भी कम है और ये डिफ्यूज तो हो जाता है, जो कि वो डिफ्यूज नहीं होता था। ओके, देखिए थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, दैट मैटर विच हैव इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड इज कॉल्ड लिक्विड। लिक्विड से मीन्स सॉलिड से कम होता है लिक्विड का क्या, इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मतलब उसके पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स वो कम होता है सॉलिड की अपेक्षा, है ना। सॉलिड से कम होता है पार्टिकल के बीच की अट्रैक्शन पावर। ओके, देखिए हिंदी में क्या कह रहा है, वह पदार्थ जिसमें आकर्षण का अंतरकण बल ठोस की तुलना में कमजोर होता है या कम होता है उन्हें द्रव्य कहा जाता है। ओके, ये थर्ड पॉइंट कहता है। देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, दैट मैटर विच हैव कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड इज कॉल्ड लिक्विड। वह पदार्थ जिसके कण एक दूसरे के अत्यधिक पास नहीं होते हैं द्रव्य कहलाते हैं। मीन्स हमने सॉलिड में क्या पढ़ा था कि उसके जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, उसमें क्लोजली पैक होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, मतलब थोड़ा उसके बीच में स्पेस हो सकता है, उसके अपेक्षा इसमें ज़्यादा स्पेस होता है। मीन्स सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस ज़्यादा होता है। क्यों, इसका रीजन क्या बोलेंगे आप, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कम है, इसलिए पार्टिकल दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लिक्विड। देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या है, देखिए इस तरह से इसके पार्टिकल दिखाई देते हैं। अभी हम जूम करके देखेंगे इसको भी। देखिए मान लीजिए लिक्विड है, हमने एक ओशन का इमेज लिया, देखिए लिक्विड है नहीं है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए पहले आप, देखिए वाटर, इथेनॉल, हाउस होल्ड ब्रिज, है ना, ब्लड, पेंट, मिल्क, ग्लासलीन, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है लिक्विड्स के। जो नहीं आप यही एग्जाम्पल लिखे एग्जाम में, आपको जो याद रहता है वो लिखिए ना, वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब आपको याद रहेगा, अल्कोहल ये याद रहेगा, तो ये लिखिए आप। ठीक है, जो आपको याद रहता है वो लिखिए, जो आप यूज करते हैं, ब्लड सबको पता होगा ब्लड क्या होता है आपको, है ना, तो वो लिखिए। तो आपको वो एग्जाम्पल्स लिखना है जो आप जानते हैं, जिन्हें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके। अब मान लीजिए लिक्विड है, अगर इसके मैं एक पार्टिकल्स को जूम करता हूं तो इसके पार्टिकल किस तरह दिखाई देंगे, इस तरह के दिखाई देंगे, है ना। यानी कि अगर एक पार्टिकल को मैं जूम करता हूं तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। समझ में आपको। यहां से चलते थर्ड स्टेट की तरफ। थर्ड स्टेट क्या है हमारा, गैसियस स्टेट, है ना। तो चलते हैं गैसियस स्टेट पे। देखिए व्हाट इज गैस, डिफाइन गैस, गैस क्या है और गैस को परिभाषित करें। देखिए इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे हम। सबसे पहले दैट मैटर विच हैव नेदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। जिसका ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मिसप्रिंट है, यहाँ पे एक चीज फिक्स होता है, क्या, इसका मास फिक्स होता है। देखिए यहाँ बोला क्या है इन्होंने कि शेप इसका फिक्स नहीं होगा और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। ठीक है ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन मास इसका फिक्स होता है। अब बोलेंगे कैसे, अरे मान लीजिए आप सभी घर में यूज करते हैं सिलेंडर, है ना, एलपीजी गैस यूज करते हैं ना खाना बनाने के लिए। आप नहीं करते ना, आपके घर में यूज होता होगा, है ना। तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए आपके गैस सिलेंडर में 5 किलो गैस है ना, या आपका गैस 14 kg का गैस सिलेंडर आता है आपका, क्या वो अपने आप 13 kg हो जाता है? क्या पता नहीं था उसमें कितना सिलेंडर में गैस है? आपने गैस को नापा है ना कि 14 kg गैस है उसके अंदर या 13 kg गैस है, नापते हैं, है ना। मीन्स उसके मास को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। तो मास उसका पता होता है, फिक्स मास होता है, लेकिन वॉल्यूम और उसका शेप हमें पता नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता। ठीक है ना, उसके जिस भी कंटेनर में आप रखेंगे उसका शेप वो ले लेगा, उसका ही वॉल्यूम ले लेगा, पर मास उसका एक फिक्स रहता है। ओके, मीन्स वह पदार्थ जिसका ना तो निश्चित आकार हो और ना ही निश्चित आयतन गैस कहलाता है। और यहाँ पर एक चीज जोड़ना क्या है कि इसका निश्चित द्रव्यमान होता है, लेकिन इसका निश्चित द्रव्यमान होता है, फिक्स्ड मास होता है ना, इट हैव फिक्स मास। ओके, चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, दैट मैटर विच हैव डेंसिटी
इज लीस्ट एंड डिफ्यूज इज कॉल्ड गैस। जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो, देखिए सॉलिड की बहुत ज़्यादा थी और लिक्विड की सॉलिड से कम थी, और जो गैस है ना इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, लीस्ट होता है, ठीक है ना, और ये भी डिफ्यूज कर जाता है जैसे कि लिक्विड डिफ्यूज कर जाता था। ओके, हिंदी में देखिए उसे क्या बोलेंगे, वह पदार्थ जिसका घनत्व कम से कम हो और जो फैल जाता हो उसे गैस कहा जाता है। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट पे देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, दैट मैटर विच हैव इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट इज कॉल्ड गैस। वह पदार्थ जिसमें आकर्षण का अंतर कण बल सबसे कमजोर हो या सबसे कम हो उसे हम क्या कहेंगे, गैस स्टेट या गैस कहलाता है, वो गैस कहलाता है। मीन्स देखिए सॉलिड में क्या था, सबसे हाई था उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन लिक्विड में क्या हुआ, सॉलिड से कम हुआ, और गैस में सबसे कम हुआ। मीन्स सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। यहाँ तक समझ में आया आपको। देखिए ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं फोर्थ लास्ट पॉइंट पे, यानी कि फोर्थ पॉइंट पे। देखिए क्या कहते हैं, दैट मैटर विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबाउट इज कॉल्ड गैस। फ्री टू मूव अबाउट इज कॉल्ड गैस। वह पदार्थ जिसके कण स्वतंत्र रूप से गतिमान होते हैं गैस कहलाते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, समझ में नहीं आया होगा आपको, है ना। देखिए इस कहने का मतलब है, सॉलिड था ना, सॉलिड हमारा, उसमें क्या थे, जो उसके पार्टिकल थे बहुत ज़्यादा पास पास थे। क्यों पास पास थे, क्योंकि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बहुत ज़्यादा हाई था। ओके, रीजन पता चल गया आपको। लिक्विड में जो उसके पार्टिकल थे थोड़े दूर दूर थे, ठीक है ना, वो थोड़े दूर दूर क्यों थे, क्योंकि उसका जो अट्रैक्शन पावर था पार्टिकल का वो थोड़ा कमज़ोर था। अब जो ये गैस आता है ना, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही नहीं है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है उसमें रियल में। ओके, अट्रैक्शन उसमें नहीं होता, उसका रिपल्सन कहते हैं। क्यों, तभी वो फैल जाता है पूरे में, है ना। तभी वो, अगर मैं किसी कंटेनर में रखता हूँ पूरे कंटेनर में फैल जाता है वो। क्यों, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह ना इतना कम है कि उसको हम अट्रैक्शन नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है उसके अंदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, दूर फेंकते हैं एक दूसरे से रिपेल। जैसे आपको मैं अगर दो मैग्नेट देता हूँ, चिंबुक देता हूँ, और बोलता हूँ साउथ साउथ को आप आपस में चिपकाइए, उसके एस टर्मिनल जो है ना उसको एक साथ लाए, क्या होगा, रिपेल करेगा ना, एक दूसरे को दूर भेजेगा। उसी तरह से इसके पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भेजते हैं, तो ये फैल जाते हैं ना, ये पास पास नहीं रह पाते। इसके वजह से हम क्या बोलते हैं कि इसके जो पार्टिकल है ना फ्री टू मूव, फ्री रहते हैं मूव करने के लिए, मूव करते रहते हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है ना, क्योंकि रिपेल करते एक दूसरे को, क्या करता था वो, रिपेल करते रहते थे, खेलते रहते, तो दूर दूर भागते रहते हैं, इस वजह से वो मूव करते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो ये था आपका तीनों स्टेट। अब हम बात करेंगे, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखा देता हूं। देखिए इस तरह के पार्टिकल दिखाई देते हैं, और देखिए यहाँ पे हमने एक सीन लिया हुआ है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक चिमनी है, उसमें से क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है ना, धुआं निकल रहा है, हम गैस के फॉर्म में देख रहे हैं यहाँ पे। और देखिए इसके एग्जाम्पल कुछ यहाँ लिखे हुए हैं ना, एयर, नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ओजोन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है गैसेस के, है ना। अब देखिए अगर मैं इस गैस को हल्का सा जूम करता हूँ तो इसके पार्टिकल कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, है कि नहीं, इसके पार्टिकल मुझे इस तरह से दिखाई देते। तो मुझे समझ में क्या है आपको कि इसके पार्टिकल क्या है, दूर दूर रहते हैं, बाकी दोनों से इसके पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है, और रियल में दूर दूर होते भी हैं। तो आप इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये आपके 3 स्टेट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं लास्ट 2 स्टेट की तरफ, जो कि आपको पढ़ना है इसमें, 4th स्टेट एंड 5th स्टेट, है ना। तो चलते हैं 4th स्टेट पे, देखिए क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 4th स्टेट है प्लाज्मा, है ना। व्हाट इज प्लाज्मा, डिफाइन प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है और प्लाज्मा को परिभाषित करें। देखिए प्लाज्मा को समझने के लिए मैं आपको देखिए यहाँ पे इसका पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, आपको किस तरह से समझना है। देखिए मैं उसको बेसिकली मैं छोटे से वर्ड में समझाता हूँ कि देखिए क्या है। आप सबको अगर एक चीज़ पता होगा, तो अगर मैं कहता हूँ, आप मान लीजिए कि आपके इसमें एक मेटल देता हूँ, जैसे कि आइस क्यूब, है ना, बर्फ़ देता हूँ मैं आपको। अगर आप उसको हीट करते तो क्या होता है, अगर आप एक पास एक आइस क्यूब है, उसको आप हीट करते हैं तो क्या होगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना।
अगर आप उस लिक्विड को हीट करते तो क्या होगा, इन सबको उसको ऊष्मा देते हैं ना, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट होगा, है ना, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेपर से क्या हो, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब वो अगर गैस में कन्वर्ट हो गया, उस गैस को आप और हीट प्रोड्यूस करते हैं तब क्या होगा, उसके बाद क्या बनेगा, आपने सॉलिड को हीट दिया तो लिक्विड बना, लिक्विड को हीट दिया तो गैस बना। अगर मैं गैस को हीट देता हूं तो क्या बनेगा, इन दिस केस दे कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा, वो प्लाज्मा बन जाएगा। अगर आप गैस को काफ़ी ज़्यादा हीट देते हैं ना तो उसके बाद जो बनेगा क्या बनेगा, प्लाज्मा। लेकिन ये हर चीज़ में संभव नहीं है, कुछ इसके एग्जाम्पल से भी हम देखेंगे, उसमें इसको आप करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप नहीं कर सकते, इसको आपको लैब में करना होगा। ओके, तो ये इसके कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन बेसिकली जो मैं आपको समझाया ना यही है प्लाज्मा, ठीक है। इस तरह से हम प्लाज्मा को फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए आपको ये पूरा पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, देख क्या लिखा है, देखिए, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय केमिस्ट इरविंग लैगमुइर, है ना, इन द 1920s। ये पहली बार 1920 के दशक में रासायनिज्ञ इरविंग लैगमुइर द्वारा वर्गीकृत किया गया था। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना सबसे पहले इसके बारे में हमें बताया था, प्लाज्मा के बारे में, और कब बताया था, 1920s में बताया था, ठीक है। ओके, तो ये हमारा प्लाज्मा हुआ। इसके एग्जाम्पल की अगर बात मैंने बताया था आपको, तो एग्जाम्पल देखिए किस तरह देखेंगे। प्लाज्मा कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। और देखिए इसके एग्जाम्पल, इसको प्लाज्मा को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये भी एक प्लाज्मा का ही डायग्राम है। ओके, देखिए इसके एग्जाम्पल्स, हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मा। देखिए लाइटनिंग जो था ना, लाइटनिंग बिजली रखता है, वो भी उसकी भी जो एनर्जी होती है ना, जो उसकी हीटिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स वो भी एक क्या होता है, हमारा प्लाज्मा का फॉर्म हो सकता है, वहाँ से प्लाज्मा निकल सकता है हमारा, ठीक है ना। बाकी और ये सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अब इसमें से एक दो अगर आपसे पूछता है तो बता सकते हैं, ठीक है। इसके हमारे स्टार्स है ना, सन्स जिसे बोलते हैं, सन स्टार, इसकी पावर जो है, इसकी हीटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, देयरफॉर इसको हम प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं, प्लाज्मा एज ए प्लाज्मा मानते हैं। ओके, हमने क्या किया रियल में, सबसे पहले कि सॉलिड को हीट प्रोवाइड किया, मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो लिक्विड बना, उसका और टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, गैस बना, और गैस का टेम्परेचर हमने और बढ़ाया तो क्या बना, प्लाज्मा बना। मीन्स प्लाज्मा जो होगा ना, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, उसका तापमान बहुत हाई होगा, ठीक है ना, उच्च होगा बहुत ज़्यादा। समझ में आपको यहाँ से। तो ये आपका प्लाज्मा यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना, बीईसी, जिसे हम बीईसी भी बोलते हैं। देखिए ये क्या है, इसको भी समझाता हूँ मैं आपको एक लाइन में। देखिए किस तरह समझ सकते हैं इसको आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप इसे रीड करेंगे आपको समझ में आएगा। लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ ना पहले, वो एक बार सुन लीजिए आप। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं। देखिए अगर मेरे पास गैस है, ठीक है, मैं इससे वेपर्स के फॉर्म में गैस है, उस गैस को मैं ठंडा करता हूँ तो क्या बनेगा, आप एक गैस लीजिए, उसको ठंडा कर दीजिए, देखिए क्या बनता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो आपके पास वाटर वेपर होता है ना, उसको आप किसी चीज़ में कलेक्ट कीजिए, उसको ठंडा कीजिए, है ना, उसकी टेम्परेचर को डिक्रीज कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, लिक्विड मिलेगा। उसको और ठंडा कीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, है ना, तो क्या बन जाता है, आइस क्यूब, मीन्स सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। उस सॉलिड को अगर आप और ठंडा करते हैं तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, उस टाइम पे आपको बीईसी मिलता है, मीन्स बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलता है। और उसको कितना कम करेंगे आप, मीन्स 273.15 डिग्री सेल्सियस तक आपको उसको डिक्रीज करना होगा। उसके बाद आपको हम क्या कहेंगे, उस स्टेट को बीईसी कहेंगे। मीन्स अगर किसी भी मैटर का टेम्परेचर में डिक्रीज करके 273 से नीचे ले आता हूं तो उसको क्या होगा, क्या कहेंगे इसको हम, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मीन्स देखिए यहां से क्या समझ में आता है आपको, जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना, ये वो मैटर है जिसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होती है, और प्लाज्मा वो मैटर है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना,
हमें पता है, अगर हमसे पूछता है कि हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, बताइए किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसका टेम्परेचर कम होगा, किसका तापमान ज़्यादा है और किसका तापमान कम है, तो आप बोलेंगे भाई सिंपल सी बात है, सॉलिड का ज़्यादा है ना, मीन्स गैस का ज़्यादा है और सॉलिड का कम है टेम्परेचर। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा की बात करें तो क्या होगा भाई, प्लाज्मा का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और बोस आयनिक कंडीशन का सबसे कम होता है यहाँ पे। अब आपका जवाब ये होना चाहिए। बात समझ में आया आपका? देखिए आप समझ में आ गया आपको क्या है। इसी तरह देखिए लास्ट के इसके लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेट वाज फर्स्ट प्रिडिक्टेड बाय जनरली इन 1924 to 1925 by Albert Einstein following a paper written by the सत्येंद्र नाथ बोस। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस अवस्था की पहली भविष्यवाणी की गई थी आमतौर पर 1924 से 1925 में सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा लिखे गए एक पत्र के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में बताया था हमें। ओके, तो ये हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन था। देखिए इसका डायग्राम आप किस तरह से देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम बनता है यहाँ पे, इस तरह कुछ ही दिखाई देता है। लेकिन इसको हम थोड़ा और डीपली में देखते हैं। देखिए इसको भी हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का बड़ा अच्छा ही डायग्राम समझते हैं। यहाँ को दिखा रहा हो कि किस तरह से बहुत ज़्यादा ठंडा होने के बाद किस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप बर्फ़ यानी कि आइस को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, -273 पे ले जाते हैं, अब वो कुछ इस तरह का डायग्राम उसका दिखाई देने को मिल सकता है। ओके, और ये ज़्यादातर जो है ना हमारा जो आपका हिली एरिया होता है, जो आपका पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे रीजन है वहाँ पे मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे और दिखाया जा रहा है आपको, ये एक एरिया देखिए यहाँ पे आपको जो ये गोल गोल से दिख रहा है ना, ये वो एरिया है जहाँ पे आपको ये BEC यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दिखाई दे सकता है। ओके, तो ये इसके एग्जांपल्स की बात अगर हम करते हैं, देखिए इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं। देखिए इसके बेसिकली इसके दो एग्जांपल हो सकते हैं। क्या? 2 एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल्स कंटेनिंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स आर सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर फ्लूइड्स। सुपर कंडक्टर्स और सुपर फ्लूइड्स इसके 2 एग्जाम्पल हैं। देखिए ये सुपर कंडक्टर क्या होता है और सुपर फ्लूइड क्या, तो ये आपको सही से पता नहीं, बेसिकली आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ ये क्या होते हैं। देखिए किस तरीके से थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं, पढ़ रहे तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है हमारा, एल्यूमिनियम, नाइबोयम। देखिए ये एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे कि ये सुपर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम। मीन्स एल्यूमिनियम क्या है, एक सुपर कंडक्टर है। मीन्स ये एग्जाम्पल है जिसमें हम ट्राई कर सकते हैं BEC को। ओके, तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो हमारा सुपर फ्लूइड है उसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है हीलियम 4, है ना, 4He लिखा है ना, इसका मतलब हीलियम 4 है ये। इसमें भी हम ये BEC को देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे BEC खत्म होता है और ये एग्जाम्पल्स आपको इसके ध्यान रखने हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार आपके बुक्स में आया है और इससे पहले आपने किसी क्लास में इसके बारे में नहीं पढ़ा है, इस क्लास में आया है आपके। ठीक है, तो इसे आप अगर देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल को याद कर लीजिए, देख लीजिए कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। देखिए सुपर कंडक्टर का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सुपर कंडक्टर्स आर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विद द वर्चुअली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मीन्स आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए इसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब कि मान लीजिए एक वायर है, ठीक है ना, वायर अगर आपके पास एक छोटा सा बैटरी है जो उसमें से मान लीजिए घड़ी चलाते हैं ना, घड़ी स्मॉल सेल है आपके पास, उसमें आप अगर एल्यूमिनियम का एक बड़ा सा वायर लगा देते हैं और फिर उसमें आप बल्ब जलाने की कोशिश करते हैं, छोटा सा LED बल्ब, क्या वो जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्यों? आपका जो सेल है ना, जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो सारा सारा ना उसके वायर में रह जाएगा, बल्ब तक पहुंचेगा ही नहीं अगर उसमें आप ज़्यादा बड़ा वायर जोड़ देते हैं तो ये क्या हुआ, तो ये वो वायर का रेजिस्टेंस था जिसने वो सब इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म कर दिया। तो ये वैसे यहाँ पे एलिमेंट आने हैं जिनका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो, उसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट पास करेगा। ओके, तो ये वो एग्जांपल्स यहाँ आपके दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बात लिखा है क्या, वंस ए करंट इज स्टार्टेड इट फ्लो इनडेफिनेट। अगर कोई करंट इसके अंदर पास होना शुरू हो जाए ना तो इन्फिनेटली वो पास होता ही रहेगा, कभी रुक नहीं सकता, मीन्स बहुत फास्ट पास होगा इसके अंदर से। ओके, तो ये आपका सुपर कंडक्टर होता है। कंडक्टर आप सबको पता नहीं क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे,
ये बहुत ज़्यादा स्पीड से पास होने देता है, इसलिए सुपर कंडक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, द लिक्विड इन ए सुपर फ्लूइड आल्सो फ्लो फॉरएवर, इन फैक्ट देयर इज नो फ्रैक्शन। ये सुपर फ्लूइड जो है ना, ये भी जिसके अंदर से भी अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है अपने अंदर से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं हो पाता, नो फ्रैक्शन, इसके अंदर कोई फ्रैक्शन ही नहीं होता, देयरफॉर ये बहुत फास्ट फ्लो करता है। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल थे यहाँ पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज की क्लास में हमने सीखा कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, उसके हमने 4 डेफिनेशन सीखे, लिक्विड स्टेट क्या उसके 4 डेफिनेशन सीखा, और हमने सीखा कि गैस स्टेट क्या होता है और उसके क्या क्या डेफिनेशन बन सकते हैं। साथ ही साथ हमने सीखा कि प्लाज्मा क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ और हमने ये सीखा कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स किस प्रकार से हैं, और उसके एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपको सारे स्टेट क्लियरफाई हो गए होंगे कि किस तरह से हम उसके स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंस के ऊपर। अगर आप इन वीडियो को सही से देखते हैं तो आप इनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं बड़े आसानी से। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इसके डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए एक चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम 5 स्टेट को डिफाइन करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। ओके, वहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है इन स्टेट्स में। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।